हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जिस प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे, एक बार आप पहले उस प्रॉब्लम को सुने। 6 charges are placed at the corner of a regular hexagon as shown. If an electron is placed at its center O, force on it is, और उसके बाद ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है along OF, तीसरा along a line between OC and OD nearer to OC, और चौथा along a line between OA एंड OF nearer to OF। आपको कैलकुलेट करना है कि इन चारों में से कौन सी डायरेक्शन इस फोर्स के लिए सही है। एक बार आप पहले इस चित्र को देखें जो इस प्रॉब्लम में गिवन है। एक रेगुलर हेक्सागन गिवन है इस प्रॉब्लम में, जिसके 6 कॉर्नर्स A, B, C, D, E और F है। इन कॉर्नर्स पे जो चार्जेस प्रेजेंट है वो गिवन है -q, 3q, -2q, 2q, q और फाइनली -2q। ये 6 चार्ज इस रेगुलर हेक्सागन के 6 कॉर्नर्स पे गिवन है। इसका नाम A, B, C, D, E, F दिया हुआ है। अगर हम F को C से ज्वाइन कराएं, B को E से ज्वाइन कराएं और A को D से ज्वाइन कराएं, तो इन तीनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, हम जानते हैं कि ये तीनों लाइन सेम पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेंगी। इन तीनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगर हम O मान लें, तो इस इंटरसेक्टिंग लाइन पर एक इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट किया गया है। हमें उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करना होगा एक बार समझे। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किसी पार्टिकल पे, किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना होगा और फिर चार्ज से उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करके फोर्स को आसानी से कैलकुलेट किया जा सकेगा। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट O पर 6 चार्जेस जो प्रेजेंट हैं उनके कारण फील्ड का स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को एक बार समझें। अगर हम किसी एक चार्ज Q के कारण जो कि E पर प्रेजेंट है, O पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करें, तो उसका वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन डिस्टेंस EO स्क्वायर। यहां पर ध्यान रहे कि O पॉइंट से सभी कॉर्नर बराबर डिस्टेंस पे हैं, तो मैं इस डिस्टेंस को A कंसिडर कर रहा हूं। हम इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय A स्क्वायर कह सकते हैं। यानी Q चार्ज जो E पर प्रेजेंट है वो O पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा उसकी स्ट्रेंथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर होगी। प्रॉब्लम को सिंपल बनाने के लिए मैं इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर को E नोटेशन से प्रेजेंट करूंगा। यहां E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है इस चार्ज Q के कारण O पॉइंट पर। अब अगर इस मैग्नीट्यूड को मैं E कंसिडर करूं, तो E के टर्म में मुझे सभी चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को O पर लिखने में हेल्प मिल जाएगी। देखें किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। E पॉइंट पर जो Q चार्ज प्रेजेंट है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय A स्क्वायर, जिसे हम E कह रहे हैं, स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पर डेवलप करेगा। O पॉइंट पर बनने वाले सभी चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे शो किए जाएंगे एक बार समझें। इस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E होगी और उसका डायरेक्शन 3Q के अलोंग होगा। ठीक इसी प्रकार 3Q के कारण O पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ 3E होगा और वो Q के अलोंग होगा। यहां पर ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल और जिस पॉइंट पर इसे कैलकुलेट किया जाना है उस पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहां हम देख पा रहे हैं कि सभी चार्जेस का डिस्टेंस O पॉइंट से बराबर है, तो केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड ही इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करेगा। ऐसे में अगर Q का इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पर E होगा तो डेफिनेटली 3Q के लिए यह वैल्यू 3E होगी। इसी प्रकार अन्य चार्जेस के लिए इस -2Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स -Q होगा और इसका स्ट्रेंथ होना चाहिए 2E। सिमिलरली इस -2Q के कारण 2E, इस 2Q के कारण O पॉइंट पर जो फील्ड डेवलप होगा उसका डायरेक्शन -Q के अलोंग होगा, स्ट्रेंथ 2E के साथ, और -Q के कारण
ओ पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस क्यू की ही तरफ होगा और इसका स्ट्रेंथ ई होगा। सो इस प्रकार सभी 6 चार्जेस का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां देख पा रहे हैं। अब ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड के बारे में कोई पार्ट नहीं क्रिएट किया गया है। क्वेश्चन केवल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पर क्रिएट किया गया है। तो अब समझे कि ओ पॉइंट पर बनने वाले इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का नेट रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। यहां ध्यान दें कि ओ पॉइंट पर बनने वाले इस इलेक्ट्रिक फील्ड 2E और इस 2E का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। सो अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण इन दोनों का नेट रिजल्टेंट ओ पर 0 होगा। बाकी इस 3E और E का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो 2E के बराबर होगा और उसका डायरेक्शन 3E के अलोंग होगा। सो मैं इस 3E को 2E से रिप्लेस करके इस E को कैंसिल कर रहा हूं और ठीक इसी प्रकार ये 2E और E का नेट रिजल्टेंट 3E के बराबर होगा, तो मैं इसे ओवरऑल 3E से प्रेजेंट कर रहा हूं। सो अब हम देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट O पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के दो ही कंपोनेंट बाकी हैं, जो कि 2E और 3E है और दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल बना हुआ है। सो हमें अब 2E और 3E के रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता करना होगा। इसके लिए भी एक सिंपल एस्पेक्ट समझें कि इस पॉइंट पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड 3E को अगर मैं एक बार दोबारा 2E और E में ब्रेक करूं, तो जैसा हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल बनाते हैं तो उनका रिजल्टेंट उन दोनों के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग सेम मैग्नीट्यूड का होता है। यहां पर ध्यान दें, इसे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट समझे वेक्टर थ्योरी में कि अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो V और V और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री हो तो उनका रिजल्टेंट उनके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग और स्ट्रेंथ में उतना ही होता है जितने वो वेक्टर है। सो इस V वेक्टर इसको मैं V1 वेक्टर कह लेता हूं और इसे V2 वेक्टर, और यहां पर मैं प्रेजेंट कर रहा हूं कि V1 वेक्टर का मॉड V2 वेक्टर के मॉड के बराबर है। जो प्रेजेंटेशन मैंने पहले किया था उसे चेंज इसीलिए करना पड़ा क्योंकि दो अलग अलग डायरेक्शन में बनने वाले वेक्टर्स को हम V वेक्टर कहेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं होगा, रूल्स वायलेट होगा। सो हम इसे V1 वेक्टर और V2 वेक्टर से प्रेजेंट करेंगे और ये बताएंगे कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है। सो अगर सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर 120 डिग्री एंगल पर एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके बाइसेक्टर के अलोंग होता है और उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। सो इस रिजल्ट को अगर हम इस 2E और इस 2E के लिए यूज करें तो 2E और 2E का रिजल्टेंट इनके बाइसेक्टर के अलोंग यानी OF के अलोंग एक्ट करेगा और इसका मैग्नीट्यूड 2E के ही इक्वल हो। यानी अब फाइनल लाइन में हमारे पास केवल दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड बचे हैं, एक ये E और एक ये 2E। मैं वो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हटा रहा हूं जो कि कैंसिल हो चुके हैं। सो सारे कैंसिल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हटाने के बाद जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर दिखाई दे रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल दो कंपोनेंट से बनेगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड E जो कि OA के अलोंग एक्ट कर रहा है और एक कंपोनेंट जो कि OF के अलोंग एक्ट कर रहा है और जिसका मैग्नीट्यूड 2E है। अब फाइनली ध्यान दें कि अगर E और 2E के रिजल्टेंट की डायरेक्शन पता की जाए तो हम समझ सकते हैं कि इनका रिजल्टेंट इस 60 डिग्री एंगल के बाइसेक्टर से थोड़ा सा डाउन होगा। सो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होना चाहिए, यानी इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो इस AOF एंगल के बाइसेक्टर से OF लाइन के तरफ झुका हुआ होना चाहिए। अब यहां ध्यान दें कि इस पॉइंट O पर बनने वाले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा और हमसे पूछा गया है कि इस पॉइंट O पर प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन बताइए। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन O पर प्लेस्ड होगा उसका चार्ज निगेटिव होगा और डेफिनेटली किसी निगेटिव चार्ज के लिए फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट होता है। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है
तो इस पॉइंट पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन इस वेक्टर के अपोजिट यानी कुछ इस डायरेक्शन में होगा। और क्लियरली ये हम देख पा रहे हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वो COD एंगल बाइसेक्टर से OC की तरफ झुका हुआ है। सो गिवन ऑप्शंस में जो ये तीसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि अलोंग अ लाइन बिटवीन OC एंड OD नियरर टू OC, वही सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। बाकी तीन ऑप्शंस हैं जीरो, जो कि गलत है क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। दूसरा आंसर OF दिया हुआ है जो कि इस क्वेश्चन का गलत आंसर है। और एक गलत आंसर दिया हुआ है OA और OF के एंगल बाइसेक्टर से OF की तरफ झुका हुआ। सो OF की तरफ झुका हुआ वाला जो आंसर है वो सही आंसर होता अगर O पॉइंट पर किसी पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया गया होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअल डायरेक्शन वही है जो ऑप्शन 4 में गिवन है। बट क्योंकि हमसे पूछा गया है कि O पॉइंट पर रखे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बात यहां पर और ध्यान दें, मैग्नीट्यूड पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि मैग्नीट्यूड कैलकुलेट नहीं किया जा सकता था। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जा सकता था। हम यहां फाइनली देख पाए कि एक फील्ड 2E है और एक E, और दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल है। सो रिजल्टेंट वेक्टर कंसेप्ट से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया जा सकता था। इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है E रिजल्टेंट इक्वल टू E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स E इंटू 2E इंटू कॉस 60 डिग्री। यानी इस फॉर्मूले को सॉल्व करके हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते थे और फिर इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करके उस फोर्स की वैल्यू को भी कैलकुलेट किया जा सकता था। तो ये एक ऑप्शनल प्रॉब्लम है जिसमें डायरेक्शंस पर क्वेश्चन पुटअप किया गया है, लेकिन इस प्रॉब्लम को मैग्नीट्यूड के पॉइंट से भी पूछा जा सकता था। थैंक यू।